बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हाफिज फरूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है क्या। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके में हम किसी भी सॉलिड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके नतीजे में जो चेंजेस आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में स्टडी करते हैं स्ट्रेंथ को। इट डील्स विद हाउ ग्रेटर एन अप्लाइड फोर्स अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग। स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को क्या शो करता है कि जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाए तो ब्रेक होने से पहले वो कितनी फोर्स को बियर कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो मटेरियल ज्यादा फोर्स बियर कर सकेगा विदाउट ब्रेकिंग तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। और अगर कोई मटेरियल थोड़ी सी फोर्स के बाद ब्रेक कर जाएगा तो इसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। सेकंड हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं स्टिफनेस। इट इज द पोजीशन अ मटेरियल ऑफर्स इन चेंजिंग इट्स शेप और साइज और बोथ चेंज। A stiff material is not very flexible. There is no such thing as a perfect stiff or rigid material. All materials have some degree of deformation. It may be very small. Stiffness क्या है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप या साइज या दोनों में चेंज आ जाए तो वो क्या करता है, उसको अपोज करता है, तो वो उस मटेरियल की क्या कहलाती है, स्टिफनेस कहलाती है। सो वो प्रॉपर्टी जो उसकी साइज शेप या दोनों को चेंज नहीं होने देती वो क्या कहलाती है, स्टिफनेस कहलाती है। अ स्टिफ मटेरियल इज नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। जो भी स्टिफ मटेरियल होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जैसा कि ग्लास होता है, हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट स्टिफ और रिजिड। कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो कि परफेक्टली स्टिफ या रिजिड हो, वो प्रॉपर ऑपोजिशन को नहीं अप्लाई कर सकता। यानी कि जब हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी शेप या साइज दोनों में या किसी एक में थोड़ा बहुत चेंज जरूर आएगा। सो इसलिए हम कहते हैं इट मे बी वेरी स्मॉल। वो बहुत स्मॉल चेंज हो सकता है लेकिन वो चेंज आता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी और वर्केबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू बी हैमर्ड, प्रेस, बेंड, रोल, कट और स्ट्रेच इनटू यूजफुल शेप। ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मटेरियल को क्या कर सकते हैं, हैमर्ड कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, बेंड, रोल या कट करके यूजफुल शेप में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टाइप ऑफ स्ट्रेस में स्टडी करेंगे। अगर हम उसके ऊपर मटेरियल के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि लीनियर स्ट्रेस लगाएंगे तो जो प्रॉपर्टी होगी वो डक्टिलिटी कहलाती है। लेकिन अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे तो वो क्या होती है, मेलेबल मटेरियल होते हैं, तो वो मटेरियल की मेलेबिलिटी कहलाती है। मेलेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि उसको प्रेस करके, जिस तरह गोल्ड को हम प्रेस करके डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो गोल्ड इज अ मेलेबल मटेरियल। जबकि डक्टिलिटी में हम क्या करते हैं, उसको हैमर्ड और प्रेस करके यूजफुल शेप में लाते हैं, जैसा कि स्टील को हम करते हैं। लास्ट में हम स्टडी करते हैं टफनेस। अ टफ मटेरियल इज वन विच इज नॉट ब्रिटल, इट डज नॉट क्रैक रेडिली। टफनेस में क्या है कि उस बॉडी में कोई क्रैक नहीं आएगा, इट इज नॉट अ ब्रिटल। सो डज नॉट क्रैक रेडिली, वो फौरी क्रैक उसमें नहीं आते, तो वो मटेरियल की क्या कहलाती है, टफनेस कहलाती है। स्टील हैज ऑल फोर प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी, टफनेस, स्टिफनेस और स्ट्रेंथ। स्टील की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम उसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्लास इज स्ट्रॉन्ग एट स्टिफ बट नॉट टफ और डक्टाइल। ग्लास जो है वो स्टिफ और स्ट्रॉन्ग है लेकिन टफ और डक्टाइल नहीं है, चूंकि ग्लास क्या हो जाता है, ना हम उसको हैमर कर सकते हैं ना बेंड और प्रेस कर सकते हैं। सो इसलिए ग्लास जो है वो टफ और डक्टाइल नहीं है बट स्टिफ और स्ट्रॉन्ग होता है। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड में हम स्टडी करते हैं एनी अल्टरेशन इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्ट टू सम एक्सटर्नल फोर्स। जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है उसकी शेप, लेंथ या वॉल्यूम में जो चेंज आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरेशन हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन। यानी कि जो शेप, साइज या लेंथ में चेंज आया तो वो नया सॉलिड बन गया, नई शेप आ गई, तो उसको हम डिफॉर्म, नई फॉर्मेशन हुई, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डिफॉर्मेशन।
अब डिफॉर्मेशन डिपेंड किसके ऊपर करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि उस मटेरियल की नेचर क्या है, वो अमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन है, या फिर क्या है, पॉलीमेरिक है। तो ये डिपेंड करती है उसकी नेचर के ऊपर। अगर क्रिस्टलाइन भी है तो क्या परफेक्ट क्रिस्टलाइन है या पार्शली क्रिस्टलाइन है, तो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सेकंड, द स्ट्रेचिंग फोर्स, कि जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी लगा रहे हैं, वो उसको कितना स्ट्रेच कर रही है, तो ये भी डिफॉर्मेशन डिपेंड करती है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर किसी का ज्यादा होगा तो हमारी फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, अगर एरिया कम होगा तो हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ेगी। और लास्ट में इट्स ओरिजिनल लेंथ, कि उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है। अब हम स्टडी करते हैं कि डिफॉर्म फोर्स होती क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रेस, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स शेप, वॉल्यूम और लेंथ। अगर हम बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं यूनिट एरिया के ऊपर, तो उस बॉडी की में जो चेंज आया, वो शेप, लेंथ या वॉल्यूम किसी एक में भी चेंज आ गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स को स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं फोर्स ओवर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को हम यहाँ पर देख सकते हैं, डेफिनेशन में हम लिखा फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया। मैथमेटिकली हम स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को एफ से और एरिया को ए से। तो हम इस तरह से स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रेस। यूनिट्स इसके क्या होंगे, हम जानते हैं फोर्स के यूनिट न्यूटन और एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो ऐसा यूनिट स्ट्रेस के हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल आ जाते हैं। अब स्ट्रेस हम जो अप्लाई करेंगे तो शेप, लेंथ या वॉल्यूम में जो चेंज आएगा तो उनको क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में देखते हैं। सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस है। When the deforming force यानी कि स्ट्रेस चेंजेस लेंथ, जब डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि स्ट्रेस लेंथ चेंज करेगी तो इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अगर क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स चेंजेस द वॉल्यूम इट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। अगर सॉलिड के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वो क्या कहेगा, कहलाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाएगा। और अगर बॉडी के शेप में चेंज आ जाएगा तो उसको हम शियर स्ट्रेस कहलाएंगे। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स चेंजिंग द शेप इट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। सो हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे कि उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप में चेंज आएगा तो स्ट्रेस कहलाएगी। जब लेंथ, वॉल्यूम और शेप में चेंज आएगा तो क्या कहलाएंगे, लेंथ वाली टेंसाइल कहलाएगी, वॉल्यूम वाली जो वॉल्यूम स्ट्रेस कहलाएगी, और शेप वाली क्या कहलाएगी, शियर स्ट्रेस कहलाएगी। अब इस स्ट्रेस की नतीजे में होगा क्या, जो उसमें चेंज आएगा उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। द चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो बॉडी या सॉलिड में जो चेंज आ जाता है स्ट्रेस के नतीजे में, उसे हम क्या कहते हैं, उस चेंज को स्ट्रेन कहते हैं। या फिर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इन द केस ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इन वन डायमेंशन, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। अगर किसी बॉडी में हम लीनियर स्ट्रेस को स्टडी कर रहे हैं यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस को स्टडी कर रहे हैं, तो जो उसकी लेंथ में चेंज आएगा उसको हम टेंसाइल स्ट्रेन यानी कि इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लेंगे, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि स्ट्रेस के नतीजे में जो उसमें चेंज आया, और नीचे हम लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ। मैथमेटिकली हम लिखेंगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहां पर डेल्टा एल ओवर एल इनकी सेम डायमेंशन होगी, सो स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। Since strain is a ratio between two quantities having the same dimension, therefore it is dimensionless and has no unit. चूंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, सो स्ट्रेन में एक्चुअली हम चेंज ओरिजिनल के साथ स्टडी करते हैं, चाहे वो लेंथ में हो, शेप में हो या वॉल्यूम में हो। सो दोनों क्वांटिटी सेम होंगी, तो इसीलिए स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ते हैं, तो पहले हमारे पास आ जाती है टेंसाइल स्ट्रेन। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस में हमने क्या पढ़ा था, कि अगर उसकी लेंथ चेंज होगी तो वो क्या कहलाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस। और टेंसाइल स्ट्रेस के नतीजे में जो उसकी लेंथ चेंज हुई उसके हम टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन में अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। लेकिन अगर क्या हो रही है, स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेन। अगर हम क्या कर रहे हैं, उस मटेरियल को कंप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेन कहलाएगी। स्टार्ट में हमने मटेरियल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसे हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, और जिसमें
कंप्रेसिव स्ट्रेन होती है उसे हम मैलिएबल मटेरियल कहते हैं, जिसकी हमने गोल्ड की एग्जांपल पढ़ी थी। इसी तरह वॉल्यूम मैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? इफ द एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन वॉल्यूम, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज नेम एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्यूब हमारे पास मौजूद है, हम इसके ऊपर डिफरेंट साइड से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी जो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। और मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे डेल्टा वी ओवर वी नॉट। डेल्टा वी वो है जो उसमें चेंज आया, और वी नॉट क्या था? ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज है, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होगा। लास्ट में हम पढ़ते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या है? अ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड बॉडी in which a plane in the body is displaced parallel to its relative parallel planes in the body is called shear strain। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसी क्यूब को अब हमने एक साइड से फोर्स लगाई है, जबकि उसका बेस उसी जगह पर मौजूद है, लेकिन उसकी अब शेप चेंज हो चुकी है। जो ओरिजिनल थी वो हमें सॉलिड लाइन से नजर आ रही है, जो फोर्स लगाने के बाद इस डायरेक्शन में शेप में चेंज आया वो हमें डॉटेड लाइन से शो हो रहा है। सो डॉटेड लाइन से हम देख सकते हैं कि अब इस सॉलिड की शेप चेंज हो चुकी है। सो स्ट्रेस के नतीजे में, शेयर स्ट्रेस के नतीजे में जो शेप में चेंज आया उसे हम शेयर स्ट्रेन कहेंगे। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं गैमा इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए। अगेन दोनों क्वांटिटी सेम है। ए कौन सी लेंथ थी? जो कि ये थी। और डेल्टा ए कौन सी है? जो उसकी लेंथ में चेंज आया वो ये डेल्टा ए है। सो हम यहाँ से देखें तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं गैमा इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है, तो वहां से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। या फिर हम इसको लिख सकते हैं गैमा इज इक्वल टू थीटा। कब? जब थीटा क्या होगा? वेरी 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 स्मॉल होगा। सो हम मैथमेटिकली जानते हैं इट इज थ्योरम दैट टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी शेप में कितना चेंज आया है। सो अब हम स्टडी करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस और स्ट्रेन के नतीजे में क्या होगा? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन is a constant for a given material provided that elastic limit is not exceeded, external applied force is not too large। क्या मतलब एक्सटर्नल फोर्स नॉट लार्ज का? कि वो उसको ब्रेक ना कर दे, तो उससे पहले जो स्ट्रेस और स्ट्रेन, जो अभी हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी, उनकी रेशियो ले लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आती है किसी भी मटेरियल के लिए। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, सिंस स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज सेम यूनिट एज स्ट्रेस। स्ट्रेस के यूनिट हम जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होते हैं, और स्ट्रेन के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। सो स्ट्रेस के यूनिट जो होंगे वही यूनिट एक्चुअली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के होंगे, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल यूनिट्स होंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। अब हम टाइप्स ऑफ मॉडुलस पढ़ते हैं। सो काइंड ऑफ मॉडुलस में सबसे पहले हमारे पास है यंग मॉडुलस। इन केस ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, कि किसी भी मटेरियल में जो रेशियो होगी स्ट्रेस और स्ट्रेन की, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की अगर हम रेशियो लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? यंग मॉडुलस कहलाएगा। यंग मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। सो टेंसाइल स्ट्रेस होती है एफ ओवर ए, और टेंसाइल स्ट्रेन क्या हो जाएगी? डेल्टा एल ओवर एल। सो हम यहाँ से इस फॉर्मूला को इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ क्रॉस एल ओवर ए क्रॉस एल। दिस इज नॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि यंग मॉडुलस के भी यूनिट्स क्या होंगे? स्ट्रेस के ही होंगे, क्योंकि अगेन स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। सेकंड काइंड हम पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस। इफ द डिफॉर्मेशन इज अ change of volume without change shape, then the ratio of applied stress to volumetric strain is called bulk modulus। अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? बल्क मॉडुलस। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में स्ट्रेस की वैल्यू सेम आ जाती है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम डेल्टा वी ओवर वी ले लेते हैं, और इसी फॉर्मूला को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगेन बल्क मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, और स्ट्रेन के यूनिट्स नहीं होते हैं, तो बल्क मॉडुलस के भी यूनिट्स क्या होंगे? सेम होंगे। शेयर मॉडुलस को स्टडी करें। लास्ट चीज आज के लेक्चर की, द रेशियो बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड शेयर मॉडुलस। कि अगर हम शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की
रेशियो ले ले तो वो क्या कहलाता है, शेयर मॉडुलस कहलाता है, और शेयर मॉडुलस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन ऊपर क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा एफ ओवर ए, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा ए इंटू ए। सो हम इस फॉर्मूला को इस तरह टेन थीटा में भी लिख सकते हैं, चूंकि हमने स्टडी किया था। अब थ्री काइंड ऑफ मॉडुलस हमने पढ़ी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। ऑल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैव सेम यूनिट्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, क्योंकि स्ट्रेस के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं और स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते। सो तमाम के तमाम मॉडुलस जो होंगे उनके जो यूनिट्स होंगे वो स्ट्रेस के ही होंगे। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। जज़ाकल्लाह।